नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतीश गोयल। आप देख रहे हैं दूरदर्शन राजस्थान और 25 लोकसभा सीट हैं अगर हम राजस्थान की बात करें, और 25 की 25 लोकसभा सीटों पर राजनीतिक विश्लेषण क्या कुछ होने वाला है, किसमें कितना है दम, कहां है भारतीय जनता पार्टी और कहां है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन सभी के बारे में आपसे लगातार चर्चाएं जनादेश के माध्यम से हम करने वाले हैं। और आज बात होने वाली है जयपुर ग्रामीण की। जी हां, बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है ये। 2008 के परिसीमन के बाद में अस्तित्व में आई थी। आप देख रहे हैं इस तरफ जहां पर जयपुर ग्रामीण आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जयपुर ग्रामीण लोकसभा में शामिल विधानसभाओं की, तो ये देखिए, कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर, जमवा रामगढ़ और बानसूर, ये 8 विधानसभा जो जयपुर ग्रामीण में आती हैं। अगर हालिया बात करें तो इनमें से 5 भारतीय जनता पार्टी के पास में है और 3 जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास में है। लेकिन बात करें अगर हम 2009 से लेकर के अभी तक, ये चौथा लोकसभा चुनाव होगा जयपुर ग्रामीण का, तो जो 2009 में जीते थे वो अब भारतीय जनता पार्टी में है। यानी कि अगर हम बात करें लालचंद कटारिया की, उस समय जीत का अंतर जो था, राव राजेंद्र सिंह की उस समय हार हुई थी, जो अब इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। जीत का अंतर था 50,000 लगभग। 2014 में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहां उतारे जाते हैं और एक ऐसा व्यक्ति जो फौज से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया था, जो युवा था, जो सपने लेकर के आपके सामने आया था, और उसने 3 लाख वोटों से कांग्रेस के सीपी जोशी को परास्त किया। उसके बाद में आता है दूसरा चुनाव। वो इस बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे, यानी कि राजस्थान का नाम जो है वो लोकसभा में जाकर एक मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर भी रोशन किया। 2009 में कांग्रेस ने उतारा उम्मीदवार खिलाड़ी कृष्णा पूनिया को, यानी कि खिलाड़ी के सामने खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन जीत का अंतर और बड़ा हो जाता है। मैंने 2009 की बात की थी 50,000, 2014 की बात हुई 3 लाख, और 2019 की बात होती है तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जो वोट मिलते हैं वो होते हैं लगभग 8 लाख, और कृष्णा पूनिया को जो वोट मिलते हैं वो होते हैं लगभग 4 लाख, यानी कि जीत का अंतर बढ़कर के 4 लाख से अधिक हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि तीसरे स्थान पर कौन आया था? कोई व्यक्ति नहीं आया था। लगभग 9,000 वोट मिले थे नोटा को। एक एक वोट की कीमत होती है और 9,000 वोट की भी अपनी एक कीमत है। ये भी कई बार एक नया पैमाना खड़ा हो जाता है। 2024 में इस बार जो चीज है, वहां राव राजेंद्र सिंह जो 2009 में चुनाव हारे थे, इससे पहले अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने राव राजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया था, लेकिन शाहपुरा से इससे पहले वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन विधायक रहने के बाद में वो हार भी चुके हैं। पिछले 5-7 साल में बहुत विक्टोरियस साइन राव राजेंद्र सिंह के नहीं देखे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उनके अनुभव के आधार पर और अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर एक प्राथमिकता दी गई और यहां पर एक चुनावी उम्मीदवार जो है वो बनाया गया। सामने आते हैं अनिल चोपड़ा, जो कि 31 वर्षीय हैं, युवा हैं और कद्दावर नेता के रूप में अपनी छवि को एक मुखर और प्रखर तरीके से सामने लेकर के जाना चाहते हैं, मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन क्या चाहने में, कर पाने में जो अंतर होता है, उस अंतर को वो पाट पाएंगे? मतदाता भी देख रहे हैं कि कौन उनके पास में कब आ रहा है, कितना समय उनसे मिल रहा है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या वो केवल और केवल राष्ट्रीय नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर आपकी बात करना चाहते हैं, जनता की बात करना चाहते हैं। और इसीलिए हम इसे जनता का आदेश कहते हैं, इसीलिए हम इसे जनादेश कहते हैं। राजस्थान के लोकसभा चुनाव में हॉट सीट माने जाने वाली जयपुर ग्रामीण सीट पर चुनावी चौसर जम चुकी है। यहां पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होगा। 2008 में परिसीमन के बाद बनी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। 2009 से अब तक यहां हुए 3 चुनावों में भाजपा ने 2 बार और कांग्रेस ने 1 बार जीत हासिल की है। अगर इस सीट की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसमें जयपुर और अलवर जिले का हिस्सा आता है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में अलवर और जयपुर जिले की 8 विधानसभाएं आती हैं। इनमें कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर, जमवा रामगढ़ और बानसूर विधानसभा शामिल है। जयपुर ग्रामीण में इस बार के चुनाव की बात करें तो भाजपा ने पूर्व विधायक राव राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने युवा नेता अनिल चोपड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण की शाहपुरा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार के समय
विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। राव राजेंद्र सिंह का कहना है कि महिला शिक्षा, युवाओं को रोजगार, पेयजल की समस्या का समाधान उनकी प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी। पीने का पानी आम आदमी के लिए और किसान के खेत को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएं, जो चाहे ERCP के माध्यम से हो, यमुना जल के माध्यम से हो। इन सारी चीज़ों का एकीकृत प्रोजेक्ट तैयार कर उसको सुनिश्चित समयबद्ध तरीके से लागू कर उनको लाभ पहुंचाने की हम पूरा प्रयास करेंगे। उधर कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल चोपड़ा की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें तो वे NSUI के राष्ट्रीय सचिव और यूथ कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका कहना है कि वे किसान, युवा और महिलाओं के कल्याण के लिए काम करेंगे। जयपुर ग्रामीण लोकसभा के अंदर पिछले 8-10 साल से मैं काम कर रहा हूं। मैंने गांव ढाणी के अंदर जाकर लोगों की अनेक समस्याओं को मैंने वहां देखा और मैंने उस पीड़ा को महसूस किया, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण किसान परिवार से आता हूं और किसानों को जिन समस्याओं का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए उनसे मैंने वादे किए। जयपुर ग्रामीण सीट पर अब तक हुए लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो यहां पहली बार 2009 में चुनाव हुआ था। इसके बाद 2014 और 2019 में भाजपा के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जीत मिली। 2019 में राज्यवर्धन सिंह ने कांग्रेस की कृष्णा पूनिया को करीब 4 लाख वोटों के अंतर से हराया था। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति को देखें तो यहां कुल 21,79,302 मतदाता हैं। इनमें 11,42,704 पुरुष, 10,36,589 महिलाएं और 9 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। पिछले 2019 के चुनाव में यहां 65% मतदान हुआ था। इस चुनाव में और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। पूरा तंत्र हमने अलग अलग पहलुओं के लिए लगाया है। अगर निर्वाचन व्यय के बारे में देखें, कैंडिडेट के आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में देखें राजनीतिक दलों के लिए, तो उसके लिए उड़न दस्ते की टीमें और स्टैटिक सर्वेलेंस टीमें, वीडियो सर्वेलेंस टीमें, वीडियो विंग टीमें, अकाउंटिंग टीमें, ये सारे निर्वाचन व्यय और आचार संहिता के लिए लगी हुई हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर इस बार के चुनाव में जनता के मुद्दों की बात करें तो जमवा रामगढ़ बांध को भरने का मामला प्रमुख बना हुआ है। कभी जयपुर की लाइफलाइन माने जाने वाला यह बांध अवैध अतिक्रमण और एनीकट बनने से अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि ERCP परियोजना के जरिए बांध में पानी लाया जाए। इसके अलावा सड़क, रोजगार, उद्योग और गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना भी चुनावी मुद्दा है। हमारे गांव के अंदर है जो पानी, बिजली और सड़क की, परिवहन की, इनकी आदि समस्याएं, नाली साफ नहीं होती है गांव में। किसाना का पक्ष की सरकार चुनबो चावला जो किसाना को हित देखती है, किसाना को मतलब फायदा को काम करती है। ईमानदार व्यक्ति हो जो गांव का विकास करवाए, भ्रष्टाचार वाला नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को हम वोट देंगे। ये नदियां जुड़ती हैं तो इन 6 बांधों में पानी आ जाएगा तो कोटपुतली, शाहपुरा, जुम्मा, रामगढ़, अमेर, ये जितना भी इलाका है ये सिंचित हो जाएगा। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दोनों ही पार्टियों ने जो रैलियां हैं, जो तमाम जो मुद्दे हैं, जो मैनिफेस्टो जो बनाए गए हैं, उन मैनिफेस्टो पे उन्होंने चर्चा करना शुरू कर दिया है। साथ ही सहयोगी हनुमान जायसवाल के साथ में राहुल शर्मा, DD न्यूज़, जयपुर। इस विशेष रिपोर्ट के बाद में जयपुर ग्रामीण में क्या कुछ चल रहा है इसी मुद्दे पर और हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में समय जो पधारे हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक विवेकानंद जी। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत दूरदर्शन स्टूडियो में। नमस्कार। और हमारे साथ में है अर्चना शर्मा जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अर्चना जी, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू। हम बात की शुरुआत सीधा यहाँ से करते हैं। देखिए विवेकानंद जी, अर्चना जी, मैं एक एक प्रश्न आप दोनों से लेना चाहूँगा कि जब कोई भी मुद्दा होता है, कहीं भी कोई मैथमेटिक्स लगती है, चुनावी गणित लगता है, तो 3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जयपुर ग्रामीण है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का और भाजपा का दोनों का अपना अपना आधार क्या है, एक। दूसरा, जिस उम्मीदवार को उतारा गया है उस उम्मीदवार को किस उम्मीदवारी के कारण से उतारा गया है, ये 2 है।
और तीसरी बात हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर मुद्दा क्या बन रहा है, जो लोकल मुद्दा है, इस शहर का मुद्दा है, वो क्या है। तो थोड़ा सा एक एक करके हम इन चीज़ों को एलोबरेट करते जाएंगे, लेकिन आपकी शुरुआती कमेंट इसके बारे में क्या रहेगा विवेकानंद जी? देखिए, जहाँ तक हम बात करें जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की, 8 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं, हम सबको पता है। और उसमें अभी हाल ही में जैसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव जो हुए हैं, उस आधार पर यदि आप देखते हैं तो 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पे भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत पाई है। 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उस पे कांग्रेस पार्टी जीती है। तो आप इसको एकदम इस तरीके से सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते हैं कि एक तरफा भाजपा का माहौल है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी 3 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की। और उसमें भी खासतौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा निधीश जी की शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र जो है, जहां से स्वयं राव राजेंद्र सिंह आते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। 60,000 से अधिक वोटों से वहां कांग्रेस पार्टी के मनीष यादव ने विधानसभा चुनाव जीता है। उम्मीदवार उपेंद्र यादव की जमानत जब्त हुई थी। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है। और जहां तक बात हम करते हैं कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी वहां जयपुर ग्रामीण में दिया है, एक युवा प्रत्याशी है, और यही बात आप देख सकते हैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर, बिल्कुल सही है ना। तो एक प्रकार से ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी पूरी ताकत लगा के वहां मुकाबला करेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अनुभवी नेता को मौका दिया है, राव राजेंद्र सिंह 1998 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि लगभग 25 वर्ष उनको हो गए चुनाव लड़ते हुए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है, उनका पहला चुनाव है। जी अर्चना जी, पर्टिकुलरली जयपुर ग्रामीण की हम बात करें, जिन 3 चीजों को एलोबरेट करने की बात हमने इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं, तो आपका ओपनिंग कमेंट क्या रहेगा? जी, ओपनिंग ये है कि जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी। जिस तरह से कांग्रेस आज अपने यूथ लीडरशिप पे फोकस करने की बात कर रही थी, उन्होंने भी ये चीज़ ऑन ग्राउंड करके बताई है। एक 31 साल के लड़के को उन्होंने मौका दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कास्ट चैलेंजेस को साइड में करते हुए, जिस तरह से जो हम बात करते हैं कि यहाँ पर SC, ST, राजपूत, गुज्जर्स, यानी ये प्रिडोमिनेटली स्ट्रॉन्ग कास्ट्स हैं, लेकिन इस सब से लीग से अलग हटकर उन्होंने एक ऐसे फ्रेश चेहरे को उतारा है यहाँ पर ग्राउंड में, जो मुझे लग रहा है जिसका जो फर्स्ट इलेक्शन है और वो काफ़ी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, इंस्पिरेटेड है। तो मुझे लगता है कि एक टक्कर काफ़ी अच्छी रहेगी। और दूसरी तरफ हम बीजेपी का मुद्दा देखते हैं, तो बीजेपी के जो कैंडिडेट है डेफिनेटली वो पहले भी रह चुके हैं, डेप्यूटी स्पीकर रह चुके हैं, और काफ़ी बार वो विधानसभा इलेक्शंस लड़े हैं, जीते हैं। लेकिन अगर हम 2009 की बात करें तो जो समीकरण थे वो एकदम बदले हुए थे। लालचंद कटारिया जी जो उनके सामने थे, जो जीते थे, और जब ये हारे थे तो वो उस टाइम पर कांग्रेस के पार्ट थे, आज वो बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं। तो डेफिनेटली कुछ वोट्स जो हैं वो इधर से इन्फ्लुएंस होकर आएंगे। तो जो इस बार पार्टी में जो बैलेंसिंग इक्वेशंस है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर हम झोटवाड़ा को देखें, शाहपुरा को देखें, जिसकी बात विवेकानंद जी आपने अभी की भी है, तो ये 2 विधानसभा क्षेत्रों को हम पर्टिकुलरली पहले लेकर के अगर चलें तो झोटवाड़ा और शाहपुरा ये वो 2 जगह हैं। हम 2014 और 2019 में जयपुर ग्रामीण लोकसभा से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीत करके आए थे, और उन्होंने CP जोशी को भी हराया। और उसके बाद में जब उन्होंने आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने वो बहुत बड़ी 6 लाख से अधिक वोट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिलते हैं, तो मार्जिन जीत का बड़ा हो जाता है। यही झोटवाड़ा जो है, यहां पर राव राजेंद्र सिंह का भी, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी निवास भी होता है। शाहपुरा से अगर हम बात करें तो राव राजेंद्र सिंह चुनाव जीत भी चुके हैं, चुनाव हार भी चुके हैं। 2009 में लालचंद कटारिया से राव राजेंद्र सिंह ही जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से चुनाव हारे थे। तो आपने जो विवेकानंद जी अभी बात कही है कि एक अनुभवी व्यक्ति को लेकर के आए हैं, लेकिन अगर पिछले 5-7 साल की राजनीति को देखें राव राजेंद्र सिंह की, तो वहां पर विक्टोरियस साइन बहुत ज्यादा नजर नहीं आए हैं पिछले 5-7 साल की बात करें। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही निधीश जी। वास्तव में राव राजेंद्र सिंह को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार बनाया है, यदि केवल एक बार राव राजेंद्र सिंह जी की राजनीति पर यदि हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से वो लगातार चुनाव लड़ रहे थे, और पिछले 8-10 वर्षों में शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र राव राजेंद्र सिंह के लिए बहुत टफ हो गया। और वो टफ होने के पीछे कारण ये है कि 10 वर्ष में वहाँ जिस तरीके से चुनाव हुए हैं,
जातिगत ताना बाना वहां का जो है वो थोड़ा सा चुनाव को प्रभावित करने लगा है। तो ये एक जो है बड़ा समीकरण, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में ये बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो मैं जिस पर दर्शकों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 8 विधानसभा क्षेत्रों में शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में राव राजेंद्र सिंह का टिकट भाजपा ने काटा और नया उम्मीदवार लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ झोटवाड़ा की जो आप बात कर रहे थे, वहां राजपाल सिंह शेखावत, ये भाजपा के लगातार लंबे समय से उम्मीदवार बनते आ रहे हैं, उनका भी टिकट कटा है। और दोनों इस लोकसभा के चुनाव के लिए टिकट के भाजपा से दावेदार थे। ऐसे में राव राजेंद्र सिंह को टिकट मिलता है, राजपाल सिंह शेखावत को टिकट नहीं मिलता है। तो अभी भाजपा के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि क्या राजपाल सिंह शेखावत खुलकर राव राजेंद्र सिंह के साथ लगते हैं या भीतर भीतर कहीं कोई भीतरघात होने की संभावना तो नहीं बन जाती है। ठीक, आपने जो बात भीतरघात की भी की भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अर्चना जी, आपसे यहाँ पर थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि व्हाई ओनली राव राजेंद्र सिंह, बिकॉज अभी इस चुनाव में कैंडिडेट जो है, बिकॉज जनता किसको वोट देने वाली, पार्टी को वोट देने वाली और उम्मीदवार को वोट देने वाली। जब जयपुर ग्रामीण की बात आई तो वाकई बहुत सारे नामों पर चर्चा हुई। जिस तरह से हम पत्रकार गण भी थे, हम लोग भी कहीं ना कहीं सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे। जब पता चला लालचंद कटारिया इधर से आ गए तो क्या कि उनको टिकट दिया जाएगा या फिर कोई नया कैंडिडेट आएगा। सारे के सारे सब होपपोश में थे। सतीश पूनिया का नाम चल रहा था, राखी राठौर का नाम चल रहा था, राजेंद्र राठौर, बहुत सारे नाम थे जो चल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जब ये नाम आया राव राजेंद्र जी का, तो ये इसका एक मुझे लगता है एक राजपूत का जो है रीज़न, और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं उनका एक नॉलेज लेवल, उनका एक बिजनेस अक्यूमन, एज एन इकोनॉमिस्ट उनकी जो छवि है, होटेलियर, यानी एक यहाँ पर पर्यटन को काफ़ी वो करना चाह रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी आए, अपने जो फ्रांस के प्रेसिडेंट आए, एक पूरा एक पर्यटन का एक अच्छा छायाचित्र है इन लोगों के दिमाग में। तो उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के सौजन्य से मुझे लग रहा है राव राजेंद्र जी का चेहरा सामने लेकर आए हैं कि एक होटेलियर, एक किला उनके नाम है, कुछ अच्छा वो कर भी रहे हैं टूरिज्म के इसमें। तो यहाँ पर जाकर एक स्टैंप लगकर फाइनल हुआ है। इसमें विवेकानंद जी, आपसे हम लोग अब थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे और उनके उम्मीदवार के बारे में मेरे को एक दो बातें और जोड़नी थी राव राजेंद्र सिंह के बारे में। जैसे अर्चना जी ने भी अभी बात कही, 2-3 बातें मुझे और लगती हैं। राव राजेंद्र सिंह की जो इमेज है, एक विद्वान राजनेता की इमेज है। दूसरी बात, आप जो झोटवाड़ा और शाहपुरा की जो तुलना कर रहे थे, जैसे राव राजेंद्र सिंह का टिकट कटा, उनके कुछ समर्थकों ने नाराजगी व्यक्त की, लेकिन मुझे ध्यान आता है एक वीडियो वायरल हुआ था, राव राजेंद्र सिंह ने कहा उस समय जब टिकट कटा कि भारतीय जनता पार्टी मेरी केवल पार्टी नहीं है, मेरी मां है और मैं अनुशासनहीनता किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने समर्थकों को बिल्कुल जो बोला है कि अनुशासन, क्योंकि जब भाजपा की बात आती है तो चाल चरित्र और चेहरे की बात आती है और अनुशासन की बात आती है कि कार्यकर्ता जो है ही मस्ट बी इन डिसिप्लिन मैनर, तो अनुशासित होना चाहिए, चाहे किसी भी स्थिति में कभी भी वो क्यों ना रहा, और कभी ना कभी उसको वो एक मुकाम जो है वो हासिल होगा, उसका परिणाम उसे मिलेगा। तो क्या शायद हो सकता है कि बाकी लोगों ने लीक से अलग हट करके, जो पार्टी की लीक है, उस लाइन है, उससे अलग हट करके अपना व्यवहार किया, तो उनका उसको परिणाम जो है भुगतना पड़ा। झोटवाड़ा में हमने देखा झोटवाड़ा में कि जैसे राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटा था तो उनके समर्थकों ने कई दिनों तक लगातार विरोध प्रदर्शन भी किए, मार्च भी निकाला, बहुत स्तर तक बहुत बार जो है उन्होंने विरोध किया, लेकिन शाहपुरा में ऐसा देखने को नहीं मिला। समझ में आ गया, ये चीज बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है। और हम थोड़ा सा यहाँ पर अब कांग्रेस के उम्मीदवार की तरफ भी जाते हैं और उसके साथ साथ में मुद्दों की बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पानी का मुद्दा भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इंडस्ट्रीज का मुद्दा भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जमवा रामगढ़ यहीं पर आता है, और अगर इस समय जब ईआरसीपी की जो बात चल रही थी तो वो भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट करता है। तो इन मुद्दों को लेकर के अनिल चोपड़ा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, 31 साल का एक युवा व्यक्ति, 25 साल से राव राजेंद्र सिंह जो है वो राजनीति कर रहे हैं, उनकी अनिल चोपड़ा की आयु कुल मिलाकर के 31 वर्ष है। ऐसे में क्या वो लेकर के जा पाएंगे उन मुद्दों को सामने और मुद्दों को मुद्दा बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, क्या लगता है? निधि जी, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ इस विषय को दूसरे तरीके से देखा जाना चाहिए, और समग्र रूप में यदि देखते हैं तो इस लोकसभा चुनाव में, खासतौर पर राजस्थान में यदि देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास खोने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि लगातार 2 चुनावों में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। इन परिस्थितियों में आप समझ सकते हो, और इस क्षेत्र के कद्दावर नेता लालचंद कटारिया कांग्रेस छोड़कर जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो इस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के पास में कोई बहुत बड़ा नेता ऐसा नहीं था जो ठीक से टक्कर ले सके। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने, मुझे लगता है कि युवा चेहरे पर दाव खेला है, जो छात्र राजनीति से आते हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब चुनाव में कोई
भी युवा होता है तो एक मोमेंटम बहुत जल्दी बनता है, युवा बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। तो शायद मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने ये युवा वाला दाव इसीलिए खेला है। अर्चना जी, एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी परिवार को अपनी सुरक्षा की बड़ी चिंता होती है, और जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कई बार हमने देखा है कि कई बार ऐसी घटनाएं जो हैं वो कॉलोनी में, मोहल्लों में, आसपास में होती हैं, व्यापारियों के साथ में होती हैं, जिसके बारे में बड़ा अजीब सा लगता है सुनकर के। कभी भी दिन में, रात को, शाम के समय सरेआम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कम से कम जयपुर जैसे शांत क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए थी। तो क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है, या फिर कांग्रेस का उम्मीदवार उसे बनाना चाहिए, वो बना रहे? क्या लग रहा है आपको? सर, लॉ एंड ऑर्डर तो मुझे लगता है जयपुर के लिए वाकई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको कांग्रेस जितनी अच्छे से रेक कर सकती है, मुझे लगता है उतना आगे बढ़ सकती है। क्योंकि जिस तरह के हादसे हो रहे हैं, हम आए दिन सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता है जयपुर के इतिहास में ये पहले कभी होते थे। तो अगर कांग्रेस एक साथ प्रखर और मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगाएगी कि क्यों ये अब भी हो रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा आने वाले टाइम के लिए। बिकॉज महिला का जिस तरह से पहले बीजेपी ने भी ये सारे मुद्दे बनाए थे, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सामने उन्होंने रिजल्ट्स भी दिए कि महिला का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। लेकिन वही चीज़ें मुझे लगता है आज अगर कांग्रेस उसको फिर से रेज करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी लग नहीं रहा है धरातल पे, हालांकि बहुत सारे क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं, धरपकड़ काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, लेकिन अभी भी क्राइम जो है ना, क्राइम रेट अगर हम देखें, अभी कल ही लूट हुई है, इससे पहले जयपुर में बैंक रॉबरी हमने देखी थी। इस तरह से सरेआम दिन में ऐसी लूटिंग की वारदातें हम नहीं सुन रहे थे। तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस इसको अटैकिंग मोड में आए, सारी पार्टी एकजुट होकर अगर करेगी, तो ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि पार्टी में कहीं ना कहीं अभी एकजुटता दिख नहीं रही है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एकजुटता अगर पार्टी में नहीं होगी तो फिर वो ऐसा, आज जो सोशल मीडिया का दौर है, किसी भी तरीके से मुद्दे जो हैं वो जनता तक पहुंचते हैं, बातें पहुंचती है कि आप कैसे कर रहे हैं। विवेकानंद जी, ऐसे में 19-20 दिन में जिस व्यक्ति का चेहरा अगर लोग नहीं जानते हैं, तो वो चेहरा घर तक पहुंचे, मुद्दा घर घर तक पहुंचे, क्या दोनों पार्टियों की कोई योजना, ठोस योजना आपको दिखती है? देखिए निधि जी, मुझे लगता है कि जो लोकसभा का ये चुनाव है, इसको नरेंद्र मोदी ने 2014 में आके एकदम बदल दिया है। एक दौर था जब बहुत सारे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिलके और प्राइम मिनिस्टर बनाते थे। अब चलन बदल गया है, ऐसा लगता है, लोगों में चर्चा है कि एक पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर सारे एमपी बनाने का एक प्रकार से प्रयास करता है। तो जो चीजें बदल गई हैं, चुनाव जो है वो लोकल इश्यूज पर, ये लोकसभा का चुनाव वो कम लड़ा जा रहा है। चुनाव में यदि चेहरा है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी है, कांग्रेस की तरफ से यदि बात करते हैं तो राहुल गांधी है। और मेरा बहुत से गांवों में अभी भी जाना हो रहा है, विधानसभा चुनाव में भी मेरा सैकड़ों गांवों में जाना हुआ। वास्तव में लोग उस समय भी यही बात कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव, यहां हम कैंडिडेट देखेंगे, यहां हम पार्टी देखेंगे, यहां हम हमारे स्थानीय मुद्दों को देखेंगे। लेकिन उस समय से यह चर्चा चल रही थी कि लोकसभा चुनाव केवल और केवल मोदी के नाम पर देना है, और मोदी ने जो काम किया, चेहरे पर देना है। अनुच्छेद 370 की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, और धीरे धीरे सुगबुगाहट होने लगी है समान नागरिक संहिता की भी। तो इस समय गांवों में भी ये चर्चा होने लगी कि ये तो चुनाव जो है वो राव राजेंद्र सिंह का या फिर अनिल चोपड़ा का चुनाव नहीं है, चुनाव नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का चुनाव है। देखिए, समस्याओं की बात लेकिन हमें फिर भी करनी चाहिए। अर्चना जी, मैं यहाँ पर ये भी एक, अभी हालांकि चेहरों की बात हो गई है, हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य पर नहीं जा रहे हैं, समय हमारे पास में कमी है। हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, राहुल गांधी के चेहरे पर बात नहीं कर रहे, लेकिन अनिल चोपड़ा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, क्या उन्हें नहीं पता कि उनकी ताकत क्या है और उस ताकत का उन्हें किस तरीके से उपयोग करना है? उनके पास में संगठनात्मक इकाई के रूप में कितने लोग बचे हुए हैं? लालचंद कटारिया का जैसे हम लोग जानते हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो संगठनात्मक रूप से उनके पास में कितनी शक्ति है? और जो मुद्दे हैं, हमने सुरक्षा की बात की, वहां पर रोड, सड़कों का मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा बहुत बड़ा है। वहां पर अगर हम इसी लोग जयपुर ग्रामीण की बात करें तो इंडस्ट्रीज का मुद्दा अपने आप में काफी बड़ा है। इसकी जयपुर ग्रामीण की बात करें तो जो होटेलियर की बात आपने की, राव राजेंद्र सिंह जी की बात की, तो जयपुर ग्रामीण में आपको पर्यटन के रूप में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो क्या ये मुद्दे जो एक्चुअली मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के जाना ये ज्यादा सही होगा, या फिर आप अपने नेता का चेहरा सामने लेकर के कुछ अच्छा परिणाम ला सकते हैं? सर, आज के टाइम पे जो हम बात कर रहे हैं ना, ये एक हम अगर देखें तो 2014 के बाद से जो बात करी हमने, लोकसभा इलेक्शंस एकदम ऐसे हो गए कि वो मोदी के चेहरे पर लड़ रहे हैं। और मोदी एक ऐसा फिगर हो गया है कि जिसको देश दुनिया एक ऐसे फिगर के रूप में देख रही है जिसने सारी इक्वेशंस, पॉलिटिकल इक्वेशंस, सोशल इक्वेशंस सब मैं यहाँ पर एक्चुअली बात नरेंद्र मोदी जी की नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात ये कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है ना कि वो नरेंद्र मोदी को सामने लेकर के और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस जो है उसकी शक्ति पर
लेकर के चुनाव लड़ेगी ना, तो वो किस शक्ति के आधार पर आगे बढ़ रही है, वो मुद्दों को मुद्दा बना रही है या नहीं बना रही है? मैं वही बोलने जा रही थी कि एक तरफ से तो वो मोदी का एक फेस है, वो इतना स्ट्रॉन्ग फेस है, अब उसके बाद में एक तरफ रही कांग्रेस, तो कांग्रेस जो है, मैं वही बोल रही हूँ कि जिस तरह से उसके जो संगठनात्मक जो है एक जो बिखराव दिख रहा है, तो वो जो मुद्दे बनाती भी है ना, वो उतने हावी होकर सामने आ नहीं पा रहे हैं। तो जो भी उनके मुद्दे रह रहे हैं, अब वो आज के टाइम पर बात करते हैं कैश क्राइसिस है हमारे पास पैसा नहीं है लड़ने का, लेकिन वही बात करें अनिल चोपड़ा जी का जो है, उन्होंने सामने पार्टी को बिल्कुल ये बोला है कि आपको निश्चिंत रहना है, हर तरफ से मैं आपको सामने होकर पैसे की तरफ से आपको जो एक अपने पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की तरफ से मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। वहां पर जाकर उनको उसके बाद में उनका टिकट फाइनल हुआ है। अब जहां पर बात करते हैं हम मुद्दों की, तो मुद्दा डेफिनेटली जब पिछली बार राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी था, तो जो सड़क मुद्दा है, जो जयपुर दिल्ली हाईवे का था, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था कि वहां पर इतने एक्सीडेंट्स हो रहे थे और कह रहे थे वहां पर काम नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा मुद्दा बना। लेकिन क्या हुआ, वो उसको किस तरह से चीजों को हम लोगों ने, इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने उसको प्ले किया और वो उधर से इलेक्शन जीते। तो आज मेरा यही कहना है कि अगर डेफिनेटली जयपुर ग्रामीण की बात करें तो वहां पे रोजगार के लिए इंडस्ट्रीज नहीं है, पर्यटन क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, जॉब्स की क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस है। लेकिन आज बस बात यह है कि किस तरह से इन इश्यूज को आप आगे उठाकर सामने लाते हैं, क्योंकि आप अगर इस तरह आज अगर हम बात करें तो कोटा में शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल की ही डिबेट हुई है। तो यानी ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये कांग्रेस को लचर कर देती हैं। तो मुझे लग रहा है आज के टाइम पर इन चीजों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप यानी यथा अपना वो देखकर किस तरह से चीजों को स्ट्रीमलाइन करना है वो देखकर चलेंगे तो ये मुद्दे बनेंगे, अदरवाइज ये मुद्दा विहीन हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समय कम है, एक पॉइंट में आप दोनों से और लेना चाहूंगा क्योंकि 2014 की खासतौर पर कांग्रेस की जो रणनीति की आप बात कर रहे थे, जयपुर ग्रामीण में हम मतदाताओं की तरफ यदि ध्यान देते हैं तो जातिवाद बहुत गहराई तक, गांवों तक पहुंचा हुआ है। अनिल चोपड़ा जाट समाज से आते हैं और इस लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता जो है 4.5 लाख से अधिक मतदाता वो जाट समाज से आते हैं और लगभग 2.5 से 3 लाख मतदाता हैं गुर्जर समाज के। ऐसे में यदि सचिन पायलट इस क्षेत्र में आकर प्रचार करते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम सवाल अर्चना जी आपसे भी, क्योंकि 2014 में 2019 में युवा चेहरे को भारतीय जनता पार्टी सामने लेकर के आई थी, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अब अनुभवी इधर है और युवा सामने की तरफ है। व्हाट्स योर टेक, क्लोजिंग रिमार्क्स? नहीं, डेफिनेटली यूथ को मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी। जिस तरह से वो यूथ सामने आया है वो अच्छे मुद्दे लेकर आएगा सामने, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जयपुर ग्रामीण में एक अच्छी फाइट होने का हम देख सकते हैं। बिकॉज हमने जो अभी देखा है कि शाहपुरा में अभी राव राजेंद्र सिंह का जो है फेस थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका डिक्लाइनिंग उस पर गया है। अब वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं वो आगे यानी तो इसके फ्यूचर के उसमें पैक्ड है, यानी सीक्रेट है, अभी धीरे से रिवील होगा, लेकिन हाँ फाइट अच्छी होगी। विवेकानंद जी, कट टू कट फाइट होने वाली है या फिर ना अब बदलाव तो जो अंतर है वो जरा ज्यादा रहने वाला है या कम रहने वाला है, क्या कुछ आपका? मुझे लगता है कि जो पिछले 2 चुनावों में अंतर रहा है, पहला 2014 का जो चुनाव था राज्यवर्धन राठौड़ ने लगभग 3,32,000 वोटों से जीता था और 2019 का चुनाव लगभग 3,90,000 से जीता था। मुझे लगता है अभी भी बीजेपी अपर हैंड पर है, क्योंकि राम मंदिर का मामला अभी भी वो लोगों के मन में बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी की जो इमेज है उसका तोड़ अभी तक कांग्रेस पार्टी नहीं ढूंढ पाई है। यानी कि आपको पद यात्राएं करनी पड़ेंगी, आपको पैरों में छाले लेकर के आने पड़ेंगे, मुद्दों को जनता के सामने लेकर के आना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति के घर घर तक पहुंचना पड़ेगा, चाहे घर घर पे तिरंगे की बात हो, हर घर की छत पर राम जी का ध्वज लगाने की बात हो, राम मंदिर की बात हो, धारा 370 की बात हो, CAA की बात हो, और सुखबुगाहट जो आपने समान नागरिक संहिता की उसकी बात हो, या चेहरे की बात हो, सामने वाला अपनी शक्ति का अपने मुद्दों को लेकर के जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी बनती है जनता को बताना, और उसके बाद में ही अनुभव आगे जाएगा, ये एक युवा शक्ति आगे जाएगी। ये मुद्दों पर आधारित होना ही चाहिए, और आज की हमारे इस डिबेट का मुख्य आधार भी यही था। सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद देंगे इस चर्चा में सहभागी होने के लिए। विवेकानंद जी आपको और अर्चना जी आपको भी बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन राजस्थान।